हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और अब तक हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। और प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ताकि मैं एक हेट्रोलॉगस होस्ट में एक हेट्रोलॉगस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाऊं। जैसे कि मैंने ह्यूमन इंसुलिन को एक बैक्टीरिया में सिंथेसाइज किया था, तो इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया था। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, ये सिंपल सी चीजें बताई थी कि बहुत कम टाइम में अगर हम लोग किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को या किसी डिजायर्ड जीन को अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है। और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। पहला जो स्टेप था वो था आपका डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप था क्या आपका एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स। एंड थर्ड था आपका क्या था इलोंगेशन या एक्सटेंशन। तो ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। और उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं वो भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना था, एम्पलीफाई करना था। दूसरा हम लोग इसको डायग्नोसिस में भी बहुत यूज करते हैं। जब अगले चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो जब हम लोग वहां पे एलिसा पढ़ेंगे, तो एलिसा से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज हम लोग, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन वहां पर फिर से बताऊंगा कि एलिसा जो होता है, एलिसा के साथ साथ जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये भी डायग्नोसिस में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोग पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। और फॉरेंसिक्स में तो हम लोग यूज करते ही हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज जो होता है, ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। ये चीज याद रखिएगा। और किससे इसको एक्सटेंड किया गया था वो भी चीज आप नहीं भूलिएगा। कौन सा बैक्टीरिया था, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है। चलिए, अब इन चीजों को पढ़ने के बाद अब हम लोग आज अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले मुझे बताइए कि अभी तक हम लोग ने किसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। और ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने कम से कम आपको 4 से 5 बार, हर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने की बार बार कोशिश की है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल बाहर से डीएनए को ले ले, या हम लोग उसमें नेचुरल की बजाय हम लोग इंड्यूस कॉम्पिटेंस कर दें, मतलब कि जबरदस्ती उसके अंदर डीएनए डाल दें, इंट्रोड्यूस कर दें, तो इस चीज को मैंने क्या बोला था, इस चीज को मैंने क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि लेटरल जीन ट्रांसफर के 3 तरीके हैं। लेटरल जीन ट्रांसफर के 3 तरीके हैं बेटा। पहला मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आप याद रखिएगा कि ट्रांसडक्शन भी होता है। और ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो कि आपका किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो अपना डीएनए किसके अंदर डाल देगा, किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और फिर वो उसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ट्रांसडक्शन भी एक तरीका होता है किसका, लेटरल जीन ट्रांसफर का। एंड लास्ट वन इज बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, और इसमें सेक्स पाइलाई वगैरह भी बनते हैं। और याद रखिएगा, इट इज नॉट द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। सो प्लीज मार्क माय वर्ड्स कि मैं क्या बोलने की कोशिश आपसे बार बार करते रहता हूं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी तक हम लोग ने बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही आज का हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। तो ये जो मैंने आपको 3 चीज पहले से ही पढ़ा रखी है बेटा,
कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या हुआ कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमने किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसको मैंने क्या बोला, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैंने क्या बोला, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ये दो बेटा आपके बैक्टीरियाज हैं, इसमें सेक्स पाइलाई का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद एक डीएनए देखो दूसरे के अंदर क्या कर गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। और थर्ड मैंने जो अभी आपको बताया, दैट इज बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, जिसमें आपका बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अपना डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, फिर इसके डीएनए इसके अंदर रेप्लिकेट किए और फिर उसका अपने अपने काम के अकॉर्डिंग उसने अपने प्रोटीन को बनवा के फिर वापस से उस बैक्टीरियल का क्या बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर दिया, ठीक है, और फिर वो अगेन दूसरे बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मैंने आपको अगेन एंड अगेन पढ़ा दी थी, लेकिन वापस से मैंने इसको पढ़ाना जरूरी समझा। इसको आप पढ़ते हैं कहां पर बेटा, जब आप पढ़ रहे होते हैं मोनेरा वाला चैप्टर, ठीक है, तो वहां पर इन चीजों को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर इसको आपको पढ़ाना चाहिए, तो मैंने आपको यहां पर ये चीज पढ़ा दिया। चलिए, अब हमको को क्या देखना है, अब हमको क्या देखना था बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स को देखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, ठीक है, कुछ बातें। सबसे पहला, ठीक है, जैसे कि अगर हमको प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करना है, तो प्लांट सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्म क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए बेटा कि हो सकता है कि हमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को तैयार करना हो, या किसी क्रॉप को इंप्रूव करना हो, या किसी क्रॉप में हमें डिसीज रेसिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल सॉरी प्लांट सेल का क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक आज के लेक्चर का जो मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा वो इसी पे रहेगा, प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, ठीक है, तो प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहां पर मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा। पहला, मैं आपको एक बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग बोलेंगे एग्रो बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ट्यूमेफेसियंस, फेसियंस, ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यूडाइकॉट्स की, अगर हम लोग बात करते हैं यूडाइकॉट्स की, यूडाइकॉट्स मतलब डाइकॉट्स की, तो ये डाइकॉट्स में एक डिजीज कॉज कराता है, एक यूडाइकॉट में एक डिजीज कॉज कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। ये डिजीज आपको याद रखनी है, ये डिजीज आपको याद रखनी है। पूछता है कि क्राउन गॉल डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो कौन से बैक्टीरिया से होती है, आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। इतना अपने को समझ में आ गया और याद भी हो गया, ठीक है। अब सर ये बताइए कि क्राउन गॉल डिजीज में होता क्या है। क्राउन गॉल डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्राउन गॉल डिजीज में एक्चुअली फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का। तो इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर फॉर्मेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमर फॉर्मेशन। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ये किसके क्या कैरेक्टराइज होता है बेटा, इसमें ट्यूमर फॉर्मेशन में, ठीक है, मतलब इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर एक्चुअली अगर मैंने बात की थी, तो वहां पर मैंने ट्यूमर की बात की थी। मैंने दो तरह के ट्यूमर के बारे में बात की थी, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही मैंने कैंसर बोला था, बेनाइन ट्यूमर को मैंने कैंसर नहीं बोला था। इसका मतलब क्या था, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसको मैंने मेटास्टेसिस नाम दिया था, जिसको मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, मेटास्टेसिस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या प्लांट सेल में
कैंसर हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, प्लांट सेल में कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर आप अभी तो लिख रहे हैं कि यहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों मैं इसीलिए तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होना कैंसर नहीं कहलाता है। कैंसर हम तभी कहते हैं, अगर मैं ह्यूमन के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, अगर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो वही ट्यूमर कैंसर कहलाएगा जो कि एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसाइज हो सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकता है। ठीक है, जिसको मैं नाम दिया था मेटास्टेसिस। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो सर ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि सर इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है लेकिन इसमें कैंसर नहीं होता है, तो प्लांट सेल में कैंसर नहीं होता है। लेकिन सर क्यों नहीं होता है? अब इसका जवाब आप मुझे बताओ। इसका जवाब आप मुझे बताओ, क्यों क्यों प्लांट सेल में ट्यूमर का कैंसर नहीं हो सकता? सोचो, सोचो, दिमाग लाओ, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही जवाब, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल होने के कारण वो मूव नहीं कर सकती है सेल। दैट्स वाई प्लांट सेल में कैंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब तो सर हम लोग तो पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, और इसको हम लोग क्यों पढ़ने लगे अभी समझ में आ जाएगा। अब मुझे यहां पर एक चीज बताने की कोशिश करनी है आपको। ये है प्लांट, और ये जो प्लांट है ये मैंने मान लिया कि ये है आपका यूडाइकॉट है। मैंने मान लिया कि ये यूडाइकॉट है। ठीक है, यूडाइकॉट में मान लीजिए कहीं पर, सपोज कीजिए, मान लीजिए यहीं पर कहीं पर इसकी इंजरी हो गई, इंजरी हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? इंजरी। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? इंजरी। सुनते रहना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है, ये एक्चुअली डाईएज़ोट्रॉफ, डाईएज़ोट्रॉफ फैमिली से बिलोंग करता है। डाईएज़ोट्रॉफ फैमिली से बिलोंग करता है। और डाईएज़ोट्रॉफ फैमिली में अदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, अदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये आपने पढ़ रखा होगा बॉटनी में कि कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मैं वहां पर अभी यहां पर ये चीज डिस्कस नहीं करूंगा। बस आप इतना याद रखिए कि ये उस फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते होंगे, सिंपल सी बात है। और ये प्लांट के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है, ये प्लांट के लिए लाभदायक नहीं, नुकसान नुकसान करा रहा है ना बेटा। ये देखिए क्या क्राउन गॉल डिजीज करा रहा है। ठीक है, तो ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब मान लीजिए यहां पर इस प्लांट में क्या हो गई? इंजरी हो गई। ये जो बैक्टीरिया रहता है ये सॉयल में रहता है। कहां रहता है? तो सॉयल में रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर इंजरी हुई, तो जैसे ही इंजरी होगी ये बैक्टीरिया जैसे ही इंजिन ये इंजरी होगी बेटा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया अट्रैक्ट होगा इस इंजरी से। ये बैक्टीरिया क्या होगा? अट्रैक्ट होगा इस इंजरी से। ठीक है, ये है क्या आपका? ये क्या है आपका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तो मैंने क्या बताया आपको? सिंपल सी बात बताइए कि जहां पे इंजरी होगी वहीं पर ये बैक्टीरिया क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा क्योंकि जहां पर इंजरी होती है वहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और केमिकल्स के रिलीज होने के कारण क्या होगा? ये उससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जहां पर इंजरी हुई वहां पर क्या हुआ? कुछ केमिकल्स रिलीज हुए, और केमिकल्स रिलीज होने के कारण ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। कीमोटैक्सिस वगैरह होगी, वो मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दूंगा, उसको आप लोग
बाद में पढ़िएगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बैक्टीरिया है जिसको मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस बोल रहा हूं, इंजरी के कारण बेटा ये क्या होगा, यहां से अट्रैक्ट होगा, और यहां पर अट्रैक्ट होने के बाद ये यहां पर ट्यूमर का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ये यहां पर क्या कर देगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन। ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया, और इसी ट्यूमर को मैंने क्या बोला, इसी ट्यूमर को मैंने क्या बोला, इसी को, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन किया था, और इसी ट्यूमर को मैंने क्या बोला, क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज। अब किस तरीके से ये डिजीज कॉज कराता है उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। क्या देखेंगे बाद में, देख तो लिए किस तरीके से डिजीज कॉज करता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो इस स्लाइड को आप देखिए, यहां पर इस स्लाइड में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम लोग और आगे चलते हैं बेटा। ठीक बच्चों, तो मैंने यहां पर ये बता दिया। अब मुझे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश करनी है। ये जो बैक्टीरिया है किस तरीके से ये इसको इन्फेक्ट करता होगा, उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस को कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। इसको हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, लेकिन जब मैं इसको समझा लूंगा तभी मैं बताऊंगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस को हम लोग और क्या बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया मैंने बोला है, ये क्या है आपका, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। ठीक, चलिए, ये है इसका प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के प्लाज्मिड को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं पीटीआई। ये पी फॉर क्या, प्लाज्मिड, और टीआई, ठीक है, पीटीआई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीटीआई, ये पी फॉर तो प्लाज्मिड हो गया, टीआई जो आपका स्टैंड कर रहा है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीआई फॉर क्या है बच्चों, आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज पे मैं बहुत ज्यादा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला, ये जो प्लाज्मिड है इसको मैंने क्या बोला, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या करता होगा, यही प्लाज्मिड के कारण क्या होता होगा, ट्यूमर इंडक्शन होता होगा, ठीक है। अब ये अगर आप याद रख पाइएगा तो ये लगभग लगभग 200 किलो बेस पेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, याद रखना बच्चों। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसको मैं बना रहा हूं। इसको मैं नाम देता हूं टीडीएनए। इसको मैं नाम देता हूं क्या बच्चों, टीडीएनए। तो मैंने नाम दिया है टीडीएनए, टी को मैंने नाम दिया टीडीएनए। अब यहां पर याद रखना, यहां पर टी का जो मतलब है, यहां पर जो टी का मतलब है, टी का मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन से है। टी का मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन से है, ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक। तो याद रखिएगा, जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जब किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्ट करने के बाद ये प्लाज्मिड के टी डीएनए को किसी प्लांट सेल के अंदर भेज देगा, प्लाज्मिड के टी डीएनए को किसी प्लांट सेल के अंदर भेज देगा, और ये टी डीएनए जाकर उसी प्लांट सेल के जीनोम से जाकर
इंट्रोड्यूस कर जाएगा और इंट्रोड्यूस होने के बाद वो वहां पर ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराती होंगी, ट्रांसलेशन कराती होंगी, और फिर कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा जिससे फिर वहां पर क्या, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जीन्स भी होती हैं यहां पर और जीन्स भी हैं। ठीक ठीक बच्चों, तो यहां पे जो अदर जीन्स हैं, यहां पर जो अदर जीन्स हैं, अदर जीन्स, अदर जीन्स याद रखिएगा इनका काम क्या है। अदर जीन्स विल हेल्प्स टू द टी डीएनए फॉर एंटरिंग इनटू द या हाँ फॉर एंटरिंग इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो अदर जीन्स आर, यहां पे लिख देता हूं मैं इस चीज को भी, आर हेल्प टू द टी डीएनए फॉर एंटरिंग इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये जो अदर जीन्स होंगी ये टी डीएनए को हेल्प करेंगी किसमें, प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस होने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे बताइए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है क्या, ये वाला जो प्लाज्मिड है जिसको मैंने पीटीआई बोला, जिसको मैंने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला, और टी डीएनए को मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए। ठीक है, तो मुझे बताइए, इसीलिए इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। ठीक, तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि क्यों क्यों आपका जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है, क्यों इसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसा प्लाज्मिड है बच्चों जो कि प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये तो इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, ये आपको पहले से ही पता होगा। ये क्या है, इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक बच्चों, अब इतना समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चलूं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों, तो अब ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने यहां पे पहले से ही आपका समय बचाने के लिए मैंने यहां पर पहले से ही क्या लिख रखा है, आपका डायग्राम बना रखा है। ये है आपका पीटीआई। ठीक है, ये है आपका मेन क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, मेन। ठीक, और ये है आपकी प्लांट सेल, में आपको सेल वॉल दिख रही है, ये है आपकी प्लांट सेल। ठीक,
ये जो मैंने बना रखा है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक। और ये जो मैंने बना रखे हैं ये हैं आपके न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है। चलिए। और ये है इसका क्रोमेटिन या क्रोमोसोम या जो भी, क्रोमेटिन लिख देता हूं यहां पर, क्रोमेटिन। ठीक। चलिए। तो इतनी पॉइंट मुझे पहले समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम जहां पर प्लांट की इंजरी हुई, प्लांट की जहां पर इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होगा ये अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स प्लांट और जाकर वहां पर उसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। याद रखिएगा ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है ये इंटरस्टिशियम में रहेगा, और इंटरस्टिशियम का आप मतलब समझते होंगे, सेल के अगल बगल का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियम। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब ये इंटरस्टिशियम में रहते हुए एक पाइलाई को डेवलप करेगा। ये जो मैंने बना रखा है बेटा दैट इज पाइलाई। कॉन्जुगेशन में भी मैंने बताया था कि पाइलाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। चलिए। अब क्या करेगा, यहां पर ये जो मैंने बना रखा है आपको पहले से ही पता है कि ये क्या है, आपका टीडीएनए है। ये है आपका टीडीएनए। अब सबसे पहले क्या होगा, इस टीडीएनए को ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस कट करेगा। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है। तो इसने कट कर दिया यहां सर। कट करने के बाद आइए देखते हैं, यहां से इसको कट किया गया, मान लीजिए यहां से ऐसे कट किया इसने। जब कट करेगा तो यहां से कट के अलग हो गया बेटा ये। उफ, यहां से कट के अलग हो गया टीडीएनए का जो पार्ट था। ठीक है। अब ये मूव करेगा। और ये कहां एंटर कर गया, प्लांट सेल के अंदर हेल्प एंटर कर गया। टीडीएनए कहां पर आ गया, प्लांट सेल के अंदर आ गया। और प्लांट सेल के अंदर होने के बाद, अंदर जाने के बाद, ये जहां पर सबसे ज्यादा आपकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव वाली जीन होंगी वहां पर जाकर ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो टीडीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द क्रोमेटिन ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। तो मैंने क्या यहां पर लिखना है, टीडीएनए incorporates incorporates into the plant chromatin where transcriptionally active genes are found। active genes are found। ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा। अगर आपको मैं यहां पर जीन, अगर एक सिंपल जीन की बात करूं तो यहां पर ऐसी कोई जीन होती होंगी जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होती होंगी, और वो ही जीन बाद में क्या बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी, और ये कुछ ऐसे पाथवे में इन्वॉल्व होंगी जो कि ऑक्सिन का फॉर्मेशन करता होगा। और आपको याद आ रहा होगा कि जो ऑक्सिन होता है वो क्या होता है, सेल सेल डिवीजन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है। तो ये उस जगह पर जाकर इनकॉर्पोरेट करते हैं जहां पर ऑक्सिन फॉर्मेशन की जीन जहां पर होती है।
इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑक्सिन फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर्मेशन इंक्रीजेस, ठीक है। विच में लीड टू, विच में लीड टू क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने यहां पर जल्दीबाजी में, ठीक, ये एक्चुअली जो टीडीएनए होगा, ये टीडीएनए इस न्यूक्लियर पोर से होते हुए एंटर करेगा, न्यूक्लियर पोर से होते हुए एंटर करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैंने यहां पर इन्फेक्शन को बताया, कि किस तरीके से ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, ये जो बैक्टीरिया है, का नाम क्या है, इतनी बार मैंने इस बैक्टीरिया का नाम लिख दिया है कि अब आपको ये बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस क्या कराता होगा, कैसे कराता होगा प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से किस तरीके से ये टीडीएनए को, किस तरीके से ये टीडीएनए को भेज रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्ट से होते हुए एंटर कर जाएगा, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज्यादा एक्टिव जीन्स होंगी वहां पर ये क्या जाकर अटैच हो जाएगा और वहां पर कुछ ऐसे जीन्स को इंड्यूस करेगा जो कि ऑक्सिन पाथवे में, ऑक्सिन फॉर्मेशन के पाथवे में इन्वॉल्व होती होंगी, ठीक है। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यह बता दिया कि किस तरीके से, अब यहां पर तो सर हम लोग इसका इन्फेक्शन पढ़ने थोड़ी बैठे थे, हम लोग तो प्लांट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठे थे कि किस तरीके से हम लोग प्लांट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लांट सेल को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी पर आ रहा हूं बेटा, ठीक है। तो जब इतना हम लोग समझ लिए तभी हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी कोई जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है जो कि प्लांट सेल के लिए, जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बैक्टीरिया का सहारा लूंगा। किस तरीके से लूंगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर इसको समझने से पहले पहले आप यहां पर देखो, यह है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। यहां से मैंने, यहां पर इसके पास क्या होगा, टीडीएनए, मैंने यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में इंट्रोड्यूस कर दिया आपका, जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में इंट्रोड्यूस कर दिया आपका, सिंपल सी बात है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया पीटीआई में, मतलब कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में, किसके प्लाज्मिड में, आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया और उसके बाद फिर इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस बैक्टीरियल सेल को मैंने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अब ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है। अब ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को मैं प्लांट में इंजरी कर दूंगा, प्लांट में इंजरी करके मैं वहां पर रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस वहां पर छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस उसको इन्फेक्ट कर देगा। कैसे करेगा, आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बैक्टीरिया बना रखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन है। तो ये वाला जो अभी मैं लिखूंगा बेटा, ये है आपका ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने कितनी बार समझाया है, तो मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के प्लाज्मिड को निकाला, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में। अब ये जो बैक्टीरिया बन गया उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। अब मैं प्लांट में इंजरी करूंगा और उसके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन जो ट्रांसफॉर्म्ड है उसको वहां पर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या करें, यहां पर मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है दैट इज
दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं प्लांट सेल में पहुंचाना चाह रहा हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। बाकी पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड है वो सेम है, अलग अलग जीन्स हैं, मतलब अलग अलग जीन्स हैं यहां पर, ठीक है। अब क्या करेगा, अब यहां पर ये इसको कट किया जाएगा टीडीएनए को, टीडीएनए के साथ साथ मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगी, सिंपल सी बात है। तो ये है टीडीएनए, और टीडीएनए के साथ साथ, टीडीएनए के साथ साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आगे बढ़ेगा। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है टीडीएनए के साथ, ठीक। चलिए ठीक, इसको मैं बना लेता हूं, 2 मिनट रुको बेटा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अब मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो मेरा टीडीएनए के साथ क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बेटा आपका क्या है, टीडीएनए, टीडीएनए टीडीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेगा, फिर ये मूव करके पाइलाई के थ्रू होते हुए कहां चला जाएगा, प्लांट सेल में चला जाएगा, न्यूक्लियर पोर्ट से होते हुए वहां पर जहां पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स होंगे वहां पर जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट काम कराएगा। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि क्या ये अब ये वाला जो क्योंकि टीडीएनए अब भी जा रहा है, तो क्या ये प्लांट सेल में जाकर क्राउन गॉल डिजीज कराएगा? नहीं कराएगा, क्योंकि यहां पर जब मैंने मैनिपुलेशन किया था तो मैंने उन जीन्स को निकाल लिया था, उन जीन्स को यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया था जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन में क्या होती होंगी, इन्वॉल्व होती होंगी। तो मैंने टीडीएनए से उस जीन को आइसोलेट कर दिया था, निकाल कर बाहर फेंक दिया था, जो कि उस प्लांट के लिए हार्मफुल थी और जाकर वहां पर क्राउन गॉल डिजीज करा रही थी। ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो टीडीएनए एंटर किया है, टीडीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, इट विल नॉट कॉज क्राउन गॉल डिजीज, मार्क माय वर्ड्स। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इस टीडीएनए will not cause crown gall disease, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। तो इतना पॉइंट बच्चों मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से हमने प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा, वो चीज आपको ध्यान समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ लिया, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर एक चीज आपसे पूछता हूं, अब मैं यहां पर आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर शुरुआत में जब की थी, यहां पर मैंने क्या लिखा था, यू डाइकॉट्स। तो अगर मुझे किसी डाइकॉट को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तब तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन सही है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मोनोकॉट्स की, अगर किसी मोनोकॉट्स में, और ज्यादातर जो सीरियल्स होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, और ये मोनोकॉट को इन्फेक्ट नहीं करता है, तो हम लोग मोनोकॉट प्लांट को किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट को इन्फेक्ट करेगा, और मोस्ट ऑफ द सीरियल्स क्या, क्योंकि मुझे क्रॉप को इंप्रूव करना चाह रहा हूं बेटा, और मोस्ट ऑफ द सीरियल्स आर क्या, मोनोकॉट्स, लाइक वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है आपके मोनोकॉट हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग डाइकॉट को तो इन्फेक्ट करना सीख लिया, ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे,
आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि मोनोकॉट को हम लोग किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसको मैं बायोलिस्टिक या जीन गन के नाम से जैसे जानता हूं। ठीक है, इसका उपयोग मैं मेनली मोनोकॉट्स के लिए कर सकता हूं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे चले बेटा। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने क्या देखना है कि किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर, आपने बेटा पढ़ा होगा बॉटनी में प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो हम लोग प्लांट से क्या लेते हैं, कुछ उसकी क्या कहते हैं टिश्यू को लेंगे और उसको किसी कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराएंगे और ग्रोथ कराने के बाद हम लोग उससे प्लांटलेट वापस से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज मैंने आपको बता रखा है। टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, मैंने यहां से कुछ स्क्रैप लिया और स्क्रैप को फिर मैंने क्या बोला, टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जानते ही है आपका क्या सेल 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 डिवीजन में हेल्प करता है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि सेल डिवीजन में जो आपके ऑक्सीजन होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्लांट हार्मोन होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड मैंने क्या लिख रखा है, सैंपल्स डेवलप इनटू द टिनी प्लांटलेट्स। ठीक है, उसके बाद इस सैंपल से क्या बनेगा, प्लांटलेट, और फिर आपको क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्लांट टिश्यू कल्चर पहले पढ़ रखा होगा, मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको इंट्रोड्यूस कर लिया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की बात यहां पर क्यों आई, क्योंकि जब हम लोग यहां पर किसी प्लांट को अगर इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहां पे स्क्रैप लेंगे और इससे क्या फॉर्म करेंगे, कैलस। और कैलस की जब हम लोग बात करते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने यहां से स्क्रैप लिया, इसको मैंने क्या बोला है, कैलस। इसको मैंने क्या बोला, कैलस। और कैलस बताइए क्या होता है आपका, कैलस होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब इस कैलस का यूज करेंगे हम लोग बायोलिस्टिक या जीन गन में। हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, एक हमारे पास गन पहले से ही तैयार है बेटा। ठीक है, और इसमें हमने हमने एक माइक्रो बुलेट्स तैयार की। क्या तैयार की बेटा, माइक्रो बुलेट्स। ये मैंने क्या बना रखा है, माइक्रो बुलेट्स। माइक्रो बुलेट्स। ठीक है, और ये जो माइक्रो बुलेट्स है, इसके ऊपर जो मैंने रेड कलर से कर रखा है, इसमें माइक्रो बुलेट्स याद रखिएगा, या तो आपका गोल्ड या टंगस्टन की होंगी, गोल्ड या टंगस्टन की होंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने अपना डिजायर्ड जीन यहां पर रख दिया, मतलब डीएनए, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए डीएनए। तो ये है आपके, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, तो कोड कर दिया डिजायर्ड डीएनए को, जिसको मैं किसी प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं। डिजायर्ड डीएनए विच इज विच इज विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर कैलस रख रखा है, ये मैंने पहले से ही क्या रख रखा है, कैलस। कैलस है ये। ठीक है, अब मैंने यहां से इनको माइक्रो बुलेट्स को जब यहां से ट्रिगर किया माइक्रो जीन गन से, तो ये माइक्रो बुलेट जाएंगी और यहां पर एंटर कर जाएंगी। कुछ कैलस में तो ये एंटर कर जाएंगी, कुछ कैलस में तो ये एंटर कर जाएंगी और कुछ में नहीं करेंगी, कुछ में कर जाएंगी और कुछ में नहीं करेंगी। ठीक है, तो जिसमें ये माइक्रोबुलेट्स एंटर कर जाएंगी, वो वाली जो प्लांट सेल होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके उसी से प्लांटलेट को तैयार कर लूंगा, इससे
कल्चर मीडियम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस आपको याद रखिएगा कि बायोलिस्टिक या जीन गन को हम लोग मोनोकॉट्स को जनरली प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मैं आपको याद कीजिए, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था तो ये वाला पॉइंट भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन वापस से इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्या और एलोबरेटिव फॉर्म में पढ़ा दिया कि किस तरीके से हम लोग बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग करके हम लोग मोनोकॉट के जो आपकी सेल्स होती हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करेंगे, आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनोकॉट के लिए कर सकते हैं, ये डाइकॉट के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि डाइकॉट के लिए नहीं कर सकते, डाइकॉट के लिए भी कर सकते हैं। बस मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने बताया था कि जो आरएनए वायरसेस होते हैं, जो एक्चुअली वायरसेस होते हैं एक्चुअली, उनका उपयोग करके मैं किसी प्लांट सेल को क्या कर सकता हूं, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द जो प्लांट सेल के जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, और आरएनए वायरसेस को हम लोग उपयोग में नहीं ला पाएंगे। किसको किसको प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने में। दूसरी दिक्कत क्या है कि एक तो आरएनए वायरसेस हैं, दूसरा याद रखिएगा कि अगर हमको पैथोजन को यूज करना है तो हमें उसमें डिसआर्म्ड करना पड़ेगा। डिसआर्म्ड करने का मतलब क्या है कि उस वायरस को जो कि वो डिजीज कॉज करा रहा था उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो प्लांट सेल को नुकसान ना पहुंचा पाए। हम चले थे ट्रांसफॉर्म करने और हमने उस प्लांट को डिजीज दे दिया, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए इसमें घातक चीजें हो सकती हैं, इसलिए हम इसका थोड़ा सा कम उपयोग करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं कि एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपके जो मोस्ट ऑफ द जो वायरसेस होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस। तो आरएनए वायरसेस का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके न्यूक्लियस तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, आरएनए वायरसेस का हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत इजी था। मुझे लगता है कि हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो कि मैं पानी पीने के बाद बेटा स्टार्ट करूंगा, दैट इज क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब ये हम लोग समझ पाए हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपने पढ़ा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा बेटा, जब आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने आईसीएसआई का उपयोग किया होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी oocyte को लेते हैं, उसको पिपेट से पकड़ते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक स्पर्म को एक माइक्रो इंजेक्शन से एक स्पर्म को इस सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग क्या कर पाए, फर्टिलाइजेशन को एंश्योर कर पाए। ठीक है, वैसा ही काम मैं क्या कर सकता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल के लिए। मतलब एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग उसी तरीके का कुछ मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे समझिए बेटा, ये क्या है, आपका पिपेट है। ये क्या है, आपका पिपेट। ये पिपेट है, और ये जो सेल है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, ये सेल है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, होस्ट सेल। ये है आपकी होस्ट सेल, जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, होस्ट सेल। ठीक है, और इसमें मैंने यूज किया माइक्रो इंजेक्शन का। अब इसमें मैंने क्या रख रखा है, अपना डिजायर्ड डीएनए दिख रहा है बेटा, ये है आपका माइक्रो इंजेक्शन। इसमें मैंने क्या रख रखा है, डिजायर्ड डीएनए, और इस डिजायर्ड डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। तो थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, इसमें इस वाले मेथड को मैंने क्या बोला, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन,
माइक्रो इंजेक्शन, ये वाला पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो थ्रू दिस इंजेक्शन, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल्स। ठीक, तो ये हो गया आपका माइक्रो इंजेक्शन का पूरा टॉपिक। ठीक है, कि माइक्रो इंजेक्शन में हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमने माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली डिजायर्ड डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसी को मैंने क्या बोला, माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, एक चीज ये यहां तक ही आपके किस में दिया हुआ है, आपका यहीं तक आपका दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। तो यहां तक आपका पूरा का पूरा खत्म होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एक दो टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसे कि हम लोग फॉर्म करेंगे लाइपोसोम्स का। ये जो मैंने स्फीयर बना रखा है दैट इज लाइपोसोम्स। ये क्या है बच्चों, आपके लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। लाइपोसोम, सोम मतलब बॉडी, और लाइपो मतलब लिपिड, मतलब ऐसी बॉडी जो लिपिड्स की बनी हो, मतलब फॉस्फोलिपिड्स की बनी हो। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड दिख रही है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की लेयर दिख रही है क्या बेटा। तो ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है आपका, बाइलेयर, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक, अब सुनते रहना, अब सुनते रहना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डीएनए डायरेक्टली सेल उसको नहीं ले पाता है, क्योंकि एक तो डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और कोई भी चीज जो सेल में एंटर कर सकती है बहुत इजीली, उसको कैसा होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब मैंने क्या किया, कि अपना डिजायर्ड डीएनए इस मैंने इसको फॉर्म किया आर्टिफिशियली, इसको बाइलेयर लाइपोसोम फॉर्म किया, और मैंने क्या कर दिया, अपना डिजायर डीएनए इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब जब मैंने डिजायर डीएनए इसके अंदर रख दूंगा, डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, तो मैं बहुत आसानी से अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर भेज सकता हूं। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने दिखा रखा है। मैंने डिजायर्ड डीएनए लिया, लाइपोसोम को बनवाया, और उसको फिर क्या मर्ज कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लाइपोप्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और ये बहुत इजी इसको सेल क्या कर लेगी, एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसको अंदर ले लेगी, और उसके बाद फिर डीएनए कहां पर पहुंच जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए के पास पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग लाइपोफेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोफेक्शन। अब यहां पर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोफेक्शन, लाइपोफेक्शन। ठीक, अगर हम लोग लाइपोफेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, लाइपोफेक्शन की, याद रखिएगा यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल बोल रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा जनरली हम लोग एनिमल सेल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं। जनरली हम लोग एनिमल सेल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज ना करके
क्या यूज करते हैं? ट्रांसफेक्शन वर्ड यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोग ने कभी कैंसर पढ़ा था तो कैंसर में हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्जन होता है तो उस स्टेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन जो क्या होती है, एक्टिव होती है, बाद में इनएक्टिव हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। उस जीन का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वहां पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी वर्ड यूज कर चुके हैं। तो अगर हम लोग यहां पर भी इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो दोनों वर्ड में किस चीज की हम बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एनिमल सेल में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जगह इसीलिए हम लोग एनिमल में ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफेक्शन। दैट इज ट्रांसफेक्शन। ये वाला जो वर्ड है आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस बेटा बाहर से आ जाते हैं तो हमें उसके लिए भी पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हमने क्या यूज किया यहां पर? एनिमल सेल के लिए ट्रांसफेक्शन वर्ड यूज किया। ये वाला जो वर्ड है बेटा, प्लीज मार्क माय वर्ड, इसको आप याद रखिएगा कि एनिमल सेल के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ट्रांसफेक्शन वर्ड यूज करते हैं। हाँ, आपकी एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मेशन ही दे रखा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? ट्रांसफेक्शन। और इसीलिए क्योंकि हम लोग लिपिड बाइलेयर में उसमें डीएनए रखकर उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एनिमल सेल के अंदर, और इसीलिए इसको नाम दिया गया लाइपोफेक्शन। क्या नाम दिया गया? लाइपोफेक्शन। तो मुझे लगता है लाइपोफेक्शन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम दिखा रखा है कि ये भैया जो बाइलेयर होती है ये पोलर हेड हो गया और ये नॉन पोलर टेल होती है, और इसी को मैंने क्या बोला है? फॉस्फोलिपिड। और इसीलिए फिर मैंने आपको ये चीज दिखा रखी है, ये फॉस्फोलिपिड क्या लेयर है, यही थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम और डाल दिया है ताकि आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, सुनना बात ध्यान से बच्चों। मान लीजिए ये क्या है? आपका एक सेल है। ये एक सेल है, ठीक है। अब एनिमल सेल ही है, एनिमल सेल है, और इसके चारों तरफ मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया, और इस सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इस सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड याद रख लो, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिख, ठीक। अब यहां पर हमने इसके चारों तरफ, अब हम लोग, ये बाई चांस इवेंट है, ये बाई चांस इवेंट है, और इसी के आसपास मैंने यहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए रख दिया। मैंने यहां पर आसपास डिजायर्ड डीएनए रख दिया। हो सकता है बाई चांस इवेंट के थ्रू, बाई चांस इवेंट के थ्रू ये जो डिजायर्ड डीएनए है ये इस सेल के अंदर एंटर कर जाए। ये जो है ये इस सेल के अंदर एंटर कर जाए, और फिर उसके बाद फिर ये कहां पर पहुंच जाए? इसके न्यूक्लियस में पहुंच जाए। ठीक है, ठीक। तो ये अगर ऐसा हो गया, क्योंकि आपको पहले से ही मैंने बता रखा है कि जो डाइवेलेंट केटाइंस होते हैं वो पोर्स बना सकते हैं, और उस पोर के थ्रू, बाय चांस इवेंट के थ्रू, ये इस सेल में एंटर कर सकता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये मैंने क्या बोला? ये है आपकी एनिमल सेल, एनिमल सेल, और ये है आपका डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये चांस इवेंट है, ये चांस इवेंट है, ये हो भी सकता है, ये इंट्रोडक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चांस इवेंट याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन है तो सही, ऐसा हो तो सकता है, ऐसा हो सकता है, और इसीलिए फिर मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया।
ठीक है। और लास्ट, ठीक है, लास्ट एक मेथड जो कि एकदम अंतिम वाला है, ठीक है, फोर्थ, जिसको मैं ये थर्ड नाम दे दूंगा मैं इसको। और फोर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, फोर्थ की, तो डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन मतलब वायरसेस की बात कर रहा हूं, डिसआर्म पैथोजन। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, कि ये चीज याद रखना है आपको कि हम लोग जब भी डिसआर्म पैथोजन का यूज करेंगे, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जिस वायरसेस को हम लोग प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करने, सॉरी, एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, डिसआर्म्ड हो गया है। मतलब अब वो एनिमल सेल में जाकर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदरवाइज ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी कि हम लोग ने किसी एनिमल सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके अंदर जाके उसने डिजीज कॉज करा दी। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें भी हमको क्या यूज करना है, आपका डीएनए वायरसेस का, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, डीएनए वायरसेस को, डीएनए वायरसेस को हम लोग डिसआर्म करके उसका यूज ट्रांसफेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम किया जाता है क्योंकि इससे डिजीज कॉज हो सकती है, इसलिए इस चीज को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में, जो भी चीज, जो भी कॉन्सेप्ट, अगर अगल बगल के भी कोई कॉन्सेप्ट थे वो इस चैप्टर में अगर इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैं डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट को भी आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ा हूं। ठीक बच्चों, तो यहां पर होता है आज का ये वाला चैप्टर खत्म, पूरी तरीके से खत्म होता है। एक भी कॉन्सेप्ट को मैंने नहीं छोड़ा है। आप बार बार उस नोट्स को पढ़िए, और नोट्स को पढ़ने के बाद आप अपने आप जो भी मॉड्यूल फॉलो करते होंगे उसको बनाइए, और उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए। अब मुझे ये भरोसा है कि जब आप पूरे मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि हर चीज को मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, ताकि हर एक चीज का आपका एक विजुअल प्रोस्पेक्ट बने, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा देर तक चीजों को रिटेन कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर होता है आपका चैप्टर खत्म, और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज हम लोग ने जो पढ़ा वो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल पढ़ा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल पढ़ा। याद रखिएगा, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में हमने तीन चीजों का यूज किया था। एक तो हम लोग ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का यूज किया था, जिसको हम लोग ने नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का नाम दिया। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है वो भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट सेल को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, बायोलिस्टिक या जीन गन। याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और इसीलिए हम लोग डाइकॉट को, अगर किसी क्रॉप को अगर मुझे इंप्रूव करना है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। प्लांट को इंप्रूव करने के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड, जब हम लोग बीटी कॉटन पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बीटी कॉटन का फॉर्मेशन करते हैं। वो अभी हम उसको ना देख के अभी हम लोग बात की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्रॉप का बेटा यूज करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। दूसरा मैंने क्या बताया, बायोलिस्टिक या जीन गन, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, जिसका उपयोग हम लोग जनरली मोनोकॉट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ने क्या, जीन गन का उपयोग किया। जो माइक्रो बुलेट्स का फॉर्मेशन किया वो गोल्ड और टंगस्टन के बने थे, जिसके ऊपर मैंने डीएनए को रैप कर दिया था। गोली चलाई, जाकर कैलस में वो एंटर कर गया। जो कैलस सेल ट्रांसफॉर्म हो गई उसको मैंने अलग करके उसको कल्चर कर लिया और उससे फिर प्लांटलेट तैयार कर लिया। थर्ड मैंने क्या बताया, डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, ये तीन चीज मैंने वहां पर बताया। चौथा मैंने कुछ नहीं बताया। और अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल को हम लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम लोग ट्रांसफेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसमें मैंने तीन चार चीजें बताई। पहला मैंने क्या बताया, माइक्रो इंजेक्शन बताया। दूसरा मैंने लाइपोफेक्शन, जिसको मैंने क्या बोला, लाइपोसोम्स के माध्यम से मैं करूंगा। थर्ड मैंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड मैंने क्या बोला आपका, सॉरी, और फोर्थ मैंने क्या बोला आपका, ये डिसआर्म्ड पैथोजन, जिसमें हम लोग डीएनए वायरसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, हम लोग इसको
अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं। बेटा अभी आपके वो आने वाले हैं एग्जाम्स, तो मैं अब कोई चैप्टर ना स्टार्ट करके मैं कोई टॉपिक्स उठाऊंगा। आपको जिस टॉपिक्स को पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके आपको सेपरेट लेक्चर्स बनाकर उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मुझे एनिमल फिजियोलॉजी से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे उसको बताइए, मैं उसको आपको पढ़ा कर खत्म करूंगा। ठीक है, कोई अगर आपको जेनेटिक्स में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको बताइए, उसका मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो जो भी मैं कर पाऊंगा बेटा वो डेफिनेटली मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।